राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सिखाती है कि जीवन में असली रिश्तों की कीमत क्या होती है और कैसे हमारी गलतियाँ हमें सबक सिखा जाती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपनी नादानी में सब कुछ खो बैठा और फिर जीवन ने उसे एक नया अवसर दिया। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भीलूपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सीताराम नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सीताराम की पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम मक्खन था। मक्खन की उम्र उस समय केवल 10 बरस थी। माँ का लाडला और पिता की आंखों का तारा था वह लड़का। माँ उसे इतना प्यार करती थी कि कभी कोई काम नहीं करने देती थी। पिता भी उसे अभी बच्चा समझते थे, इसलिए खेत या घर के कामों में नहीं लगाते थे। धीरे धीरे माता पिता के इस अंधे प्यार ने मक्खन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी जिद्दें भी बढ़ती गईं। पहले तो वह मानता था, फिर मांग भी अजीब अजीब होने लगी। माता पिता हर बार उसकी मांगें पूरी कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे की खुशी ही सब कुछ है। समय बीतता गया और मक्खन जवान होने लगा। अब वह मानता नहीं था, बल्कि सीधे ले लेता था जो उसे चाहिए होता था। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि घर में जो भी ज़रूरी सामान होता उसे भी बेच देता था अपने खर्चों के लिए। घर की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन मक्खन के खर्चे रोज बढ़ते जा रहे थे। मक्खन अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। उसे रोकना न माँ के बस में था और न ही पिता के बस में। सीताराम ने कई बार समझाया उसे। बोले कि देखो बेटा, तुम अपनी बुरी आदतें सुधार लो। तुम अपना घर खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा इस सबसे। अपने दोस्तों के लिए घर का सामान उठाकर बेच देते हो। यह बहुत गलत है। सीताराम ने आगे कहा कि जिन्हें तुम दोस्त समझते हो और उन पर घर का पैसा बर्बाद करते हो, वे असल में तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। सच्चा दोस्त कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मक्खन ने जवाब दिया कि पिताजी, आप मेरे दोस्तों को जानते ही नहीं। मेरे दोस्त तो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। वे धन दौलत सब कुछ में मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे कोई 1000 दोस्त तो है नहीं, बस 4 दोस्त हैं। कभी कभार ही तो मैं उन्हें पार्टी देता हूँ, कुछ खिलाता पिलाता हूँ। सीताराम ने फिर समझाया कि बेटा, हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो रोज पार्टी करें। बड़ी मेहनत से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और तेरी पार्टियों ने तो उस पर भी संकट खड़ा कर दिया है। मैं देखता हूँ कि सिर्फ तू ही पार्टी देता रहता है। तेरे दोस्त कभी कोई पार्टी नहीं करते। कभी कभी उनसे भी पार्टी करवाया कर, वे भी तो तुम पर खर्च करें। मक्खन घमंड से बोला कि पिताजी, मेरा इतना भी बुरा वक्त नहीं आया है कि अपने दोस्तों से मदद मांगो। जब वक्त आएगा तो मदद ले लूंगा। अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ही पार्टी दूंगा। सीताराम गुस्से में आ गए। बोले कि अब तू पार्टी नहीं देगा। तेरे दोस्त मेरे पैसे पर नहीं पलेंगे। यदि तुझे अपने दोस्तों की इतनी ही फिक्र है तो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा और उसे खर्च कर। मैं एक बार भी मना नहीं करूंगा। मक्खन ने बेशर्मी से जवाब दिया कि जब घर में इतना सामान पड़ा है तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो घर के पैसे से ही खर्च करूंगा। आप बेकार की बकवास करते रहते हैं। लगता है आप बूढ़े होकर सठिया गए हैं। अरे, जब तक माता पिता जिंदा है, बेटे को भला क्या करना पड़ता है। अब देर हो रही है, जाओ खेत में काम करो और हाँ, माँ को भी साथ ले जाओ। दिन भर घर में बैठकर मेरे दोस्तों को कोसती रहती है। ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि सुनकर अच्छा भला आदमी भी बेहोश हो सकता है। अच्छा रहेगा कि आप दोनों खेत में ही काम किया करो। इतना कहकर मक्खन अपने दोस्तों के पास चला गया। सीताराम ने गुस्से में अपनी पत्नी को दोष दिया कि तुमने बेटे को बिगाड़ कर रख दिया। अब तो इतना बिगड़ गया है कि किसी दिन पैसे के लिए हमें भी बेच देगा। पत्नी ने जवाब दिया कि मुझे दोष मत दो, गलती तुम्हारी है। जब मैं कभी डांटती भी थी तो तुम मुझसे लड़ने लगते थे। अब सिर पर चढ़ बैठा है तो तुम मुझ में कमी निकाल रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि किसी बिगड़ी लड़की से इसका विवाह करा दो। सीताराम ने व्यंग्य से कहा कि एक यह महाशय कम है जो बहू भी उन्हीं की तरह लाने को सोच रही हो। पत्नी ने समझाया कि आप नहीं जानते, लोहे को लोहा ही काटता है। वैद्य जहर उतारने के लिए भी जहर का ही उपयोग करते हैं। सीताराम ने कहा कि तुम लाती रहो अपनी पसंद की बहू।
मुझे अब इस नालायक से डर लगने लगा है कि किसी दिन मुझे बेच ना दे। हर साल हरकपुर में गुलामों का मेला लगता है, उसमें गुलाम बिकते हैं। किसी दिन वह जरूर हम दोनों को मेले में ले जाकर बेच देगा। इसलिए पहले ही मैंने सोच लिया है कि विराटगढ़ चला जाऊं। उस राज्य में मेहनत मजदूरी करने वालों को भी बहुत पैसे मिल जाते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? पत्नी ने मना कर दिया, बोली कि पागल मत बनो। अरे मक्खन अपना बेटा है, हमारे बाद उसे कौन देखेगा? अरे अभी नादान है, बदमाशी करता है, मगर विवाह होते ही सुधर जाएगा। उसके दोस्त ही दुश्मन है। विवाह होते ही कौन किसका दोस्त रहता है? पत्नी ही दोस्त बन जाती है। स्त्री से भला कौन अच्छा दोस्त हो सकता है? सीताराम ने हार मानते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए करो, मुझे अब कुछ भी इस मामले में बात नहीं करनी। खेत में जाने को देर हो रही है, खाना बांध कर दे दो। पत्नी ने खाना बांध कर दे दिया। सीताराम घर से निकल गए, मगर वे खेत की तरफ नहीं गए। वे सीधे विराटगढ़ की ओर चल पड़े। शाम होने पर जब सीताराम घर नहीं लौटे तो पत्नी को चिंता हुई। उसने मक्खन से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता घर नहीं लौटे, तुम खेत में जाकर देखो तो कि अब तक क्या कर रहे हैं। रोज तो अब तक लौट आते थे। मक्खन ने लापरवाही से जवाब दिया कि माँ, तुम भी क्या बात करती हो? मैं आज अपने मित्रों के साथ पार्टी मनाने जा रहा हूँ और तुम उस बुढ़े को खोजने की बात कर रही हो। अरे अब वे सठिया रहे हैं, किसी दूसरे बुढ़े के पास बैठकर हुक्का पी रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, भूख लगेगी तो घर आ जाएंगे। दूसरी जगह उन्हें भोजन नहीं मिलने वाला। मक्खन तेजी से घर से निकल गया। तब सीताराम की पत्नी को ख्याल आया कि वे तो कह रहे थे कि विराटगढ़ चले जाएंगे, कहीं नाराज होकर चले तो नहीं गए। वे इस नालायक से बहुत नाराज थे। पत्नी का मन नहीं माना। वह खेत में देखने के लिए चल पड़ी। रास्ते में पड़ोसी केदार मिल गए। सीताराम की पत्नी ने केदार से पूछा कि बाबूजी, आपने मक्खन के पिता को कहीं देखा क्या? केदार ने बताया कि मैं आज दिन भर खेत में ही था, परंतु सीताराम भाई आज खेत में गए ही नहीं थे। पत्नी को विश्वास हो गया कि वे नाराज होकर निकल गए हैं। अब अकेली में क्या करो? जबरा तो कुछ करता नहीं, खेत में अभी फसल भी नहीं लगाई गई है। घर का सारा अनाज और पैसा तो जबरा पार्टी करने में दोस्तों पर उड़ा चुका है। वे रहते थे तो किसी न किसी तरह इंतजाम कर देते थे। अब मैं क्या करूं? पत्नी सोचने लगी कि लोग कहते हैं कि पत्नी बिन घर अधूरा है। घर की शोभा स्त्री ही है, घर की लक्ष्मी है। वह पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मगर वे भूल जाते हैं कि एक आदमी जब किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेता है तो फिर जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाता है। उसकी आज़ादी छिन जाती है। अब वह जीता है तो उस स्त्री के लिए और मरता है तो उस स्त्री के लिए। एक स्त्री अपने भाई बंधुओं को त्याग कर पति के पास आती है तो पत्नी के लिए। पति को भी अपने भाई बंधुओं को छोड़ना पड़ता है। सभी को छोड़कर पत्नी का साथ निभाना पड़ता है। मगर उसके बाद भी यदि पत्नी और बच्चे अनादर करें तो वह आदमी टूट जाता है। फिर वही करता है जो सीताराम ने किया। उधर सीताराम विराटगढ़ की तरफ चला जा रहा था। वह अब अपने राज्य की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था। वहां एक भयानक जंगल था। जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। वह नदी ही रत्नागढ़ और विराटगढ़ राज्य को अलग करती थी। उस नदी में कोई नाव नहीं चलती थी। कारण था कि दोनों राज्यों में संबंध अच्छे नहीं थे। रत्नागढ़ एक गरीब राज्य था, सिर्फ किसानों की आय पर ही निर्भर था। विराटगढ़ एक समृद्ध राज्य था। वह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के वस्त्र 40 राज्यों में भेजे जाते थे। वहां के व्यापारियों से ही इतनी आय हो जाती थी कि विराटगढ़ के राजा को किसानों से कोई अतिरिक्त कर वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए वहां के किसान और व्यापारी बहुत सुखी और समृद्ध थे। वे अपना काम पड़ोसी राज्यों के मजदूरों से करवाते थे। उन्हें पड़ोसी राज्य की अपेक्षा दोगुनी मजदूरी देते थे। इसलिए पड़ोसी राज्य के कामगारों की पहली पसंद विराटगढ़ ही था। दोनों राज्यों में संबंध अच्छे नहीं होने के बाद भी लोग चोरी छुपे विराटगढ़ चले जाते थे। कुछ दिनों से वहां के राजा शेखर ने सीमा के पास नदी में एक रहस्यमयी घड़ियाल तैनात कर दिया था। वह घड़ियाल एक तांत्रिक द्वारा बनाया गया था। तांत्रिक राजा शेखर का मित्र था, परंतु बहुत बड़ा बदमाश था। उसकी नज़र शेखर की राजकुमारी पर लगी थी। वह रत्नागढ़ की राजकुमारी को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वह दोनों राज्यों पर अकेले ही शासन करना चाहता था।
यह कार्य तभी संभव था जब दोनों राज्यों की राजकुमारियों को अपने कब्जे में ले लें। सबसे पहले उसने नदी के पास अपना डेरा जमाया। नदी के पास में ही एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में तांत्रिक रहने लगा। घड़ियाल का काम था कि नदी पार करने वालों से 3 सवाल पूछे। वह बिल्कुल मनुष्य की तरह बात करता था। जाहिर था कि उसके कठिन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। तब वह उस आदमी को पकड़ लेता और तांत्रिक के पास छोड़ देता। तांत्रिक उस आदमी को गुफा में कैद कर लेता। जब सीताराम उस नदी के पास पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि नदी में बहुत कम पानी है। एक गधा बड़ी आसानी से चलकर पार कर गया था। सीताराम नदी के पानी में उतर गए, मगर अभी बीच नदी में गए ही थे कि नदी की तली में छुपे घड़ियाल ने उन्हें पकड़ लिया। वह मनुष्य की भाषा में बोला कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि जवाब दे दिए तो नदी पार जा सकते हो, और नहीं दिए तो हम तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलेंगे। वे तुम्हें दंडित करेंगे। सीताराम पानी में उतरकर फंस चुके थे। अब उन्हें नहीं चाहते हुए भी घड़ियाल के प्रश्नों के जवाब देने थे। सीताराम बोले कि भाई तुम अपना प्रश्न पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दूं। तब घड़ियाल ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वो कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। सीताराम का माथा चकराया। यह क्या प्रश्न है? उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने घड़ियाल से कहा कि भाई तुम्हारे प्रश्न हमारी समझ से बाहर की चीज है। इसका उत्तर तो कोई पढ़ा लिखा ही दे सकता है। मैं ठहरा गांव का किसान, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता। फिर क्या था? घड़ियाल ने पल भर में सीताराम को तांत्रिक की गुफा में छोड़ दिया। तांत्रिक ने सीताराम को कैद कर लिया। उधर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद मक्खन की नींद खुली। उसे पिता की याद आई कि आखिर चले कहाँ गए। वे रहते थे तो घर का सारा इंतजाम कर देते थे। अब तो घर में ना तो 1 पैसा है और ना ही घर में अनाज है। ऊपर से खेत की बुवाई करनी है। खेत का काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा खेत कौन सा है। वह माँ से बोला कि माँ तुम्हें पता होगा कि हमारा खेत कौन सा है। माँ ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, खेत के बारे में तो जानती हो, परंतु घर में बीज नहीं है कि खेत में लगाया जाए। तुमने सारा अनाज और पैसे तो अपने मित्रों में खर्च कर दिए। अब हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया है। तुम अपने मित्रों से मदद मांगो कि वे तुम्हें गेहूं का बीज दे दें, खेती में तुम्हारी सहायता कर दें। आखिर मित्र किस दिन के लिए होते हैं? तुम अभी जाओ और उनसे सहायता मांगो। मक्खन ने माँ से कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, हमारे मित्र इस संकट से हमें जरूर उबार लेंगे। उन्होंने कहा भी है कि जरूरत के वक्त हमें याद करना, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। वह अपने पहले मित्र नक्खू के पास गया। बोला कि नक्खू भाई, अब हमें मित्रों की जरूरत पड़ गई है। तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी कहीं चले गए हैं। खेती भी ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। खेती का मौसम निकला जा रहा है। तुम मेरे लिए गेहूं का बीज और 2-4 दिन मेरे साथ मेरे खेत में काम कर दो। नक्खू ने धीरे से कहा कि भाई धीरे बोलो, मेरे पिताजी ने सुन लिया कि तुमसे मिल रहा हो तो मुझे बहुत मारेंगे। उन्होंने आज सुबह ही मना कर दिया है कि जबरू जैसे आवारा लड़के के साथ मत घुमा करो। वह पूरे गांव के लड़कों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम गब्बर से मदद मांगो। तुम्हारी बात गांव में वही एक आवारा लड़का है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मुझे तुम क्षमा करो और मुझसे फिर कभी नहीं मिलना। मक्खन निराश होकर गब्बर के पास गया। उसने कहा कि गब्बर मेरे दोस्त, मुझे कुछ दिन अपने साथ खेत में काम करा दो, बदले में मैं भी तुम्हारे खेत में काम करा दूंगा। गब्बर ने जवाब दिया कि भाई मक्खन, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, परंतु मेरे घर में गेहूं का बीज नहीं है। इस वक्त खेती का मौसम है, तो मैं अपने खेत में काम करूं या तुम्हारे खेत में? समझो कि अगर एक साथ सभी की दाढ़ी में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? जाहिर है सबको अपनी दाढ़ी की आग बुझानी चाहिए। तुम अब मुझसे 1-2 माह बाद ही मिलो। खाली रहा तो जरूर तुम्हारे साथ तुम्हारे खेत में काम कर दूंगा। मक्खन को समझ आ गया था कि यह भी मदद नहीं करने वाला। वह साबू के पास गया तो वह दूर से ही बोल दिया
कि उधर से ही निकल जाओ। मेरे पिता ने अगर तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हारे लिए पिटना नहीं चाहता। मुझे अब किसी बदमाश दोस्त की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मक्खन जब्बर के पास गया तो वह देखते ही घर में छुप गया। मक्खन ने जब्बर की माँ से कहा कि चाची ज़रा जब्बर को घर से बाहर भेजना। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब वह तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्या है कि उसकी सगाई तय हो गई है। अगर वह गांव के आवारा लड़कों से मिलता रहा तो उसका तो विवाह ही टूट जाएगा। अब तुम उसका घर बस जाने दो और फिर कभी जब्बर से नहीं मिलना। तेरे कारण वह पहले ही बहुत बदनाम हो चुका है। अब तुम उस पर दया कर दो। उसकी बारात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। जाओ अपने घर और मेरी बात का ख्याल रखना। मक्खन के समझ में आ गया कि इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं। पास में पैसा है तो 1000 मित्र बन जाएंगे। अनजान में से भी साले निकल आते हैं, मगर पैसा ना हो तो अपना साला भी साला बोलने पर गुस्सा होता है। उसने अपने मित्रों पर आंख बंद करके 10 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया था, मगर जब एक बार छोटी सी जरूरत पड़ गई तो सभी अपनी औकात में आ गए। वह अपनी भूल पर पछता रहा था कि मैंने माँ और अपने सीधे साधे पिता की बात नहीं मानी, उनकी कमाई को बर्बाद कर दिया। आखिर वे कमा किसके लिए रहे थे? वे सलाह भी मेरी भलाई के लिए ही तो दे रहे थे, मगर मैं मूर्ख समझ नहीं पाया। वह उदास होकर माँ के पास लौट आया। बोला कि माँ कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी ने मुंह मोड़ लिया। माँ ने कहा कि बेटा, तू अब खुद सोच कि अब तक तुमने क्या खोया और क्या पाया। मक्खन ने कहा कि माँ, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी गलती की वजह से अपने पिता को खो दिया है, जिन्हें मैं अब तक अपना समझता रहा। अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया। बाप की सारी कमाई उन पर लुटा दी। आज वे बात करने को भी तैयार नहीं हुए। उसे बहुत चिंता में देखकर माँ ने कहा कि बेटा, अब तो तेरी आंख खुल चुकी होगी कि तेरे पिता जो कहते थे ठीक कहते थे। तुम अब चिंता छोड़ो। ये मेरे सोने के कंगन लो, बाजार में बेच आओ। उससे हम गेहूं का बीज खरीद लेंगे, खेती भी संभाल लेंगे और घर के लिए अनाज भी खरीद लेंगे। वह माँ की चूड़ियां बेच आया। उससे इतने पैसे मिल गए कि खेती के लिए बीज और खाने के लिए अनाज खरीद लिया। अब मक्खन की आदत बदल चुकी थी। वह खेत का काम देखता। उसे अब यार दोस्तों से कोई मतलब नहीं रहा। मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पैदावार बहुत अच्छी हुई, मगर फिर भी मक्खन का चेहरा उदास था। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। उन्हें अब आराम की जरूरत थी। उस वक्त वे मजदूरी करने गए हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे। उसे उस दिन और भी निराशा हुई जब जब्बर सज संवर कर दूल्हा बना विवाह के लिए दूसरे गांव गया। उसने मक्खन को बारात जाने तक का निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ तक कि जब वह बारात लेकर जा रहा था तो मक्खन रास्ते में ही खड़ा था, मगर जब्बर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मक्खन बहुत दुखी होकर घर आया। वह सोच रहा था कि मैंने पिता की कमाई नहीं लुटाई होती तो मेरे पास बहुत पैसे होते, मेरा भी विवाह हो गया रहता। परंतु क्या करूं अपनी गलती पर। उसकी मन की इच्छा मैं समझ रही थी। वह बेटे से बोली कि बेटा, चिंता मत कर, एक दिन तुम्हारा भी विवाह हो जाएगा। अरे हौसला हो तो रास्ते चलते भी लोग अपने लिए दुल्हन ढूंढ लेते हैं। तू इसी तरह मेहनत करता जा, एक दिन तेरी दुल्हन भी चलकर तेरे घर आ जाएगी। सबसे पहला काम है कि तू अपने पिता की तलाश कर। तू कल अपने मामा के पास जा और देख कि तेरे पिता कहीं वहां तो नहीं बैठे हैं। देखना, संभल कर जाना। 2 कोस जंगल पार करना पड़ता है। जंगल में जंगली जानवर भी खूब रहते हैं, उनसे बचकर ही जाना। दूसरे दिन मक्खन अपने मामा के गांव खुसरूपुर के लिए निकल गया। उसे जंगल पार करने में ही शाम हो गई। उसे अब भी 10 मील दूर जाना था। अगले गांव आते आते तो रात हो गई थी। अगले गांव में एक घटना घट गई थी। वहां एक आदमी के घर बारात आई थी। उसकी बेटी का विवाह था, मगर बाराती और गांव वालों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। फिर क्या था, बाराती दूल्हे सहित भाग गए। गांव वाले उन्हें पागलों की तरह खोज रहे थे। संयोग से मक्खन मिल गया। गांव वालों ने उसे ही दूल्हा समझ पिटाई करने लगे। साले, बिना विवाह किए भाग कैसे जाओगे? मक्खन तो बात को समझ नहीं रहा था कि आखिर क्यों मार रहे हैं। इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? मगर जब सुना कि बिना विवाह किए कैसे भाग जाओगे
तब उसे कुछ समझ में आया। बाप रे, कितना खतरनाक गांव है। आने जाने वाले लड़कों को मारपीट कर विवाह कर देते हैं। मक्खन बोला कि भाई मुझे मारो मत, मैं तो विवाह के लिए कब से तैयार हूं। तब एक गांव वाला बोला कि हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिना मार पीट के साला विवाह को तैयार ही नहीं था। ले चलो इसे और विवाह करा दो, साथ में लड़की को भी भेज दो, नहीं तो साला खाली चला गया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। गांव वालों ने मक्खन का विवाह करा दिया। रात के वक्त ही लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। मक्खन कोई नाराज नहीं था, बिना परिश्रम ही पत्नी पा गया था। वह उसे लेकर जंगल में चल दिया। 2 कोस का जंगल पार करना आसान नहीं था। वह भी साथ में नई नवेली दुल्हन थी जो बहुत धीरे चल रही थी। वह स्त्री से बोला कि भगवान तेज चलो, ये जंगल है, रात हो जाएगी तो जंगली जीव हमें मारकर खा जाएंगे। इस जंगल में तो चोर डाकू भी रहते हैं, सुना है जगरा डाकू इसी जंगल में रहता है, वह तो स्त्रियों को भी लूट लेता है। स्त्री ने सुना कि स्त्रियों को लूट लेता है तो डर गई। वह बोली कि आपको पहले बताना चाहिए था, अब तक तो हम जंगल पार कर गए होते। वह भी बहुत तेजी के साथ चलने लगी, मगर लाख प्रयास के बाद भी शाम जंगल में ही ढल गई। सहसा 3 डाकुओं ने मक्खन को घेर लिया। एक डाकू कड़क कर बोला कि कौन हो तुम और इस जंगल में कैसे आ गए? मक्खन बोला कि मैं मक्खन हूँ। डाकू चौंक गया, बोला कि आप मेरे उस्ताद के गुरु हो। मक्खन कुछ बोल पाता तभी पीछे से एक आदमी बोल पड़ा कि हाँ, तुम लोगों ने ठीक पहचाना, ये उस्तादों के उस्ताद मक्खन सिंह जी हैं। उस आदमी ने मक्खन को इशारा किया कि मान रहो। वह आदमी एक फेरी वाला था जो रेशमी वस्त्रों का व्यापारी था। वह हमेशा विराटगढ़ से वस्त्र खरीद लाता और पूरे साल फेरी लगाकर बेचता। उसका नाम इकबाल था। वह बहुत अमीर आदमी था। चाहता तो बैठकर भी चैन की जिंदगी जी सकता था, परंतु मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सलमा भी एक समझदार स्त्री थी जो हमेशा पति को प्रोत्साहित करती रहती थी। वह फेरी लगाने गया था। लौटने में रात हो गई थी। वह मक्खन के पीछे पीछे ही लौट रहा था। जब मौका देखा कि यह डाकू तो बेवकूफ है, तो उसके दिमाग में बचने का उपाय आ गया। इकबाल डाकुओं से बोला कि बड़े बेशर्म डाकू हो, उस्तादों के उस्ताद को प्रणाम भी नहीं करते, जल्दी उनके चरणों में प्रणाम करो। तीनों डाकू तुरंत मक्खन के पैरों में गिर पड़े। उस्ताद माफ करना, हम आपको पहचान नहीं सके। क्या है कि उस्ताद जी अपने घर बीवी बच्चों के पास चले गए हैं, वे होते तो पहचान जाते। इकबाल बोला कि तुम लोग अब देर मत करो, जल्दी से अपनी अंटी डीली करो और उस्ताद को खुश करो। डाकुओं के पास कोई 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। वे मक्खन को देकर विदा हो गए। मक्खन के साथ इकबाल भी पार हो गया। मक्खन बोला कि भाई, आज आप नहीं होते तो मैं तो लुट जाता, मेरी पत्नी के गहने लूट जाते। इकबाल ने हंसते हुए कहा कि दोस्त, तू चिंता क्यों करता है? इकबाल खान के रहते भला तेरा कोई बाल भी बांका कर सकता है। मक्खन ने इकबाल से आग्रह किया कि भाई, रात हो चुकी है, आज आप मेरे घर ही ठहर जाओ, आप इसे अपना घर ही समझो। जब कभी इस रास्ते से आते जाते रात हो जाए तो मेरे घर ठहर जाना। इकबाल रात के वक्त भोजन करके जब सो रहा था तो मक्खन की मां ने कहा कि बेटा, तुम तो गांव गांव घूमते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हो। मक्खन के पिता 6 माह पहले मक्खन से नाराज होकर कहीं चले गए थे। उनकी कोई खबर नहीं मिली कि कहाँ है। पत्नी ने बताया कि उनका नाम सीताराम है। तुमसे कहीं मिले तो उनसे बताना कि उनका नालायक बेटा सुधर गया है, अब तो विवाह भी कर लिया है, घर में बहू भी आ गई है। इकबाल बोला कि माई, मुझे भी तू अपना बेटा ही समझ, यदि सीताराम चाचा पाताल में भी होंगे तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उसके आश्वासन पर मक्खन की मां खुश हुई। दूसरे दिन इकबाल चला गया। उधर राजा गर्जन का राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गया। वह उस नदी के पास चला गया जो दोनों राज्यों को बांटती थी। उसे अपने राज्य की सीमा का वास्तविक ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न मैं चलकर नदी पार के जंगल में आज शिकार खेलूं। वह बिना सोचे समझे नदी में प्रवेश कर गया। बीच में जाते ही घड़ियाल प्रकट हो गया। घड़ियाल ने राजकुमार से कहा कि अब तुम ना तो उस पार जा सकते हो और ना इस पार। यदि जाना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, मगर सावधानी से सोच समझकर जवाब देना, वरना बंदी बना ली जाओगे। राजकुमार को पहले आश्चर्य हुआ कि यह घड़ियाल आदमी की तरह कैसे बोलता है।
यानी ये कोई वास्तविक घड़ियाल नहीं है, ये कोई देव या दानव है। हालांकि राजकुमार अब फंस चुका था। उसने कहा कि आप अपना प्रश्न पूछो, हम उसका उत्तर देने को तैयार है। तब घड़ियाल ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। राजकुमार ने घमंड से कहा कि आपका एक भी प्रश्न उचित नहीं है, मैं इस तरह के बेकार प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। घड़ियाल ने तुरंत उसे तांत्रिक के पास पहुंचा दिया। राजा के गुप्तचर ने इसकी सूचना राजा गर्जन को दी कि नदी के पानी में एक घड़ियाल आया है। वह मनुष्य की भाषा बोलता है। नदी पार करने वालों से 3 सवाल पूछता है। सवाल का जवाब नहीं दे पाने वालों को वह नदी के पानी के अंदर लेकर चला जाता है। राजा गर्जन ने अपने विद्वान पंडितों से सलाह ली कि इसमें क्या हो सकता है। आप लोग विद्वान हो तो घड़ियाल के प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे राजकुमार को छुड़ा लाओ। राजा के दरबार के विद्वान पंडित गए परंतु सभी घड़ियाल के बंदी बन गए। राजा ने दरबार में बाकी बचे पंडितों से भी आग्रह किया कि आप लोग घड़ियाल के प्रश्नों के जवाब देकर मेरे राजकुमार को छुड़ा लाएं। पंडित राजा के सामने तो बहुत उत्साह से कह दिए कि हम जरूर उस घड़ियाल के चंगुल से राजकुमार को छुड़ा लेंगे। परंतु जब नदी के तट पर गए तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उनसे भी बड़े बड़े विद्वान जब घड़ियाल के बंधन में बंध गए हैं तो हम तो बहुत साधारण विद्वान हैं, हमें अपनी जान खतरे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जीते रहे तो कहीं भी कमा खा लेंगे। विद्वानों के लिए कोई देश दूर नहीं होता, विद्वान को किसी से बैर भी नहीं होता, तो हम क्यों इस बेकार के झंझट में पड़े। विद्वान भाग गए। राजा को पता चला कि विद्वान भाग गए हैं। कोई भी अब काल के मुंह में जाना नहीं चाहता। राजा की एक राजकुमारी थी जो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। जब देखा कि कोई भी उस घड़ियाल के प्रश्नों का जवाब देने नहीं जा रहा तो वह पिता से बोली कि यदि आप मेरे भाई को जल्दी से वापस नहीं लाए तो मैं स्वयं ही उस घड़ियाल के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चली जाऊंगी। राजा बोला कि नहीं बेटी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं जाऊंगा और उस दुष्ट घड़ियाल को मारकर राजकुमार को वापस ले आऊंगा। राजा तुरंत तैयार होकर घड़ियाल के पास गया, परंतु राजा भी घड़ियाल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। राजा भी घड़ियाल का बंदी बन गया। उधर विराटगढ़ का राजकुमार जंगल में शिकार को आया। उसे भी इच्छा हुई कि हम क्यों न नदी पार के जंगल में शिकार को चले जाए। वह भी नदी पार करने के लिए नदी में उतरा, मगर बीच नदी आते ही घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया। 3 प्रश्न पूछ लिया कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। राजा शेखर का भी राजकुमार उस घड़ियाल के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका, वह भी घड़ियाल का बंदी बन गया। इसकी खबर राजा शेखर के गुप्तचर ने जब उसे दी तो राजा तांत्रिक पर नाराज हुआ कि हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं, उसने रत्नागढ़ का ही नहीं बल्कि हमारे राजकुमार को भी बंदी बना लिया है। शेखर खुद ही तांत्रिक से मिलने चला। जब वह नदी के तट पर आया तो उसके गुप्तचर ने बताया कि तांत्रिक नदी के उस पार एक गुफा में रहता है, आप उससे मिलकर राजकुमार को मुक्त कराएं। राजा तांत्रिक से मिलने के लिए नदी में उतर गया, मगर घड़ियाल ने उसे भी पकड़ लिया। वही 3 प्रश्न पूछ लिया। राजा बोला कि घड़ियाल, तुम मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए लगाए हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे तांत्रिक से मिलना बहुत जरूरी है। घड़ियाल बोला कि राजन, मैं किसी राजा का सेवक नहीं हूं, मैं तो अपने मालिक का सेवक हूं। तुम्हें नदी पार करने के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना बंदी बना लिए जाओगे। मेरे प्रश्न बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो। घड़ियाल ने राजा से पूछा कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। राजा बोला कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मुझे तांत्रिक से मिलवाओ।
घड़ियाल ने राजा को तांत्रिक के पास भेज दिया। वहां का दृश्य देखकर तांत्रिक बहुत खुश हुआ। रत्नागढ़ का राजा भी है और राजा शेखर भी तुम हो। तुम दोनों राजा मेरे बंदी हो, तुम्हारे राजकुमार भी। तुम दोनों की रिहाई तो कभी होनी नहीं। तुम दोनों अपने राजकुमारों के साथ जिंदगी भर सूर्य की रोशनी देखने को तरस जाओगे। क्या है कि मैं दोनों राजाओं की राजकुमारी से एक साथ विवाह कर दोनों राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब मैं राज्य पर राज करूंगा। शक्तिशाली लोगों का कर्तव्य है कि शक्तिहीन पर शासन करें। राजा शेखर बोला कि यह तो सरासर धोखा है। तुम मेरी पीठ में खंजर घोंप रहे हो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा कि मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वही कर रहा हूं जो राजा अपनी प्रजा के साथ करते आए हैं, एक दूसरे राजा के खिलाफ करते आए हैं। अभी तो तुम गर्जन को देखकर खुश हो रहे थे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही तुम्हारी राजकुमारी अपने आप चलकर मेरे पास आएगी और स्वेच्छा से मुझसे विवाह को राजी हो जाएगी। उधर मक्खन की मां ने अपने बेटे से कहा कि तुम अब अपने पिता का जाकर पता लगाओ। मैंने इकबाल से भी कहा था कि जाओ और मेरे पति का पता लगाओ। पता नहीं कब गया हुआ है, आज तक वापस नहीं आया। शायद अपने काम के चलते हमारी बात भूल गया होगा। इस दुनिया में सबको अपनी पड़ी रहती है, कौन किसका ख्याल रखता है। वे तुम्हारे पिता हैं तो उनका ख्याल तो तुम्हें ही रखना होगा। अब देर मत करो, उनका पता लगाओ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मक्खन माँ की बात मानकर विराटनगर को चल पड़ा। वह घर से निकलकर अभी एक कोस ही चला होगा कि इकबाल भी मक्खन की माँ के पास आ गया। उसने कहा कि चाची, तुम मक्खन को विराटगढ़ मत भेजना। इस वक्त वहां उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोनों सीमाओं पर एक नदी बहती है। उस नदी को पार करके ही कोई विराटगढ़ जा सकता है। मगर उस नदी में इस वक्त एक भयानक मायावी घड़ियाल ने डेरा जमा लिया है। वह आने जाने वालों से 3 सवाल पूछता है। अगर कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता तो वह बंदी बना लेता है। मक्खन की माँ बोली कि बेटा, मक्खन तो चला गया है, वह अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। तुम उसे किसी तरह रोको। मैंने अपना पति पहले ही खो दिया है, अब बेटे को नहीं खोना चाहती। इकबाल बोला कि चाची चिंता मत करो, हम मक्खन को जरूर रोक लूंगा। अगर किसी कारण से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई तो नदी के तट तक भी जाऊंगा। तुम एक काम करना, अगर 3 दिन के अंदर मेरी वापसी नहीं हुई तो तुम यह खबर मेरी बेगम सलमा को बता देना। मैं चमनपुरा का हूँ, मेरा घर गांव से बाहर ही है। आपको मेरी पत्नी आसानी से मिल जाएगी। यदि मैं किसी भारी संकट में भी फंस जाऊंगा तब भी मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी मुझे बचा लेगी। अब देर नहीं करूंगा, वरना मक्खन को रोक पाना मुश्किल होगा। मक्खन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। उसको जल्दी थी कि शाम ढलने से पहले राज्य की सीमा पार कर जाए। इकबाल पीछा कर रहा था कि मेरा मित्र किसी संकट में ना फंस जाए, मगर दोनों के बीच रास्ते में कहीं भेंट नहीं हो पाई। मक्खन नदी के तट पर पहुंच गया। उसे वहां कोई नहीं दिखा तो नदी में प्रवेश कर गया। उसे नहीं पता था कि नदी में मायावी घड़ियाल रहता है। जैसे ही वह नदी में घुसा, घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया। उससे बोला कि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर जा सकते हो, नहीं उत्तर देने पर मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। मक्खन ने कहा कि आप प्रश्न पूछो। तब घड़ियाल ने सवाल किया कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। मक्खन उत्तर नहीं दे पाया। घड़ियाल ने मक्खन को बंदी बना लिया। आखिरी वक्त में इकबाल भी नदी के पास पहुंच गया था। उसने जब मित्र को घड़ियाल के जबड़े में देखा तो अपने को रोक नहीं पाया। नदी में वह भी उतर गया। घड़ियाल ने उसे भी पकड़ लिया। 3 सवाल दाग दिया कि मेरे चंगुल से बचना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना बंदी बनने के लिए तैयार रहो। इकबाल ने कहा कि पूछो, तुम्हारे क्या सवाल हैं? तब घड़ियाल ने प्रश्न किया कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। इकबाल भी उन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। वह भी घड़ियाल द्वारा बंदी बना लिया गया। उधर दोनों राज्यों की राजकुमारियां
अपने पिता और भाई के लिए परेशान थी। उन्हें गुप्तचरों द्वारा सूचना मिल चुकी थी कि वे एक घड़ियाल द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। विराटगढ़ राज्य की राजकुमारी तो जानती थी कि मेरा पिता तो अपने बुने जाल में खुद फंस चुका है, मगर उसकी पुत्री होने के नाते भाई और पिता को बचाना उसका फर्ज है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। वह भी नदी के तट पर आ गई, नदी में प्रवेश कर गई। उसे भी घड़ियाल ने वही 3 प्रश्न किया कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। राजकुमारी उत्तर नहीं दे पाई। घड़ियाल द्वारा बंदी बना ली गई। तभी रत्नागढ़ की राजकुमारी भी आ गई। उससे भी घड़ियाल ने वही प्रश्न किया, वह भी उत्तर नहीं दे पाई। बंदी बना ली गई। तांत्रिक के पास अब 2 राजकुमारियां पहुंच चुकी थी। अब उसके मंसूबे पूरे होने वाले थे। उसने राजकुमारियों के सामने शर्त रख दी कि यदि तुम दोनों राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेती हो तो हम तुम्हारे पिता और भाई को रिहा कर सकते हैं। यदि इनकार कर गई तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पिता और भाई को खौलते तेल में डालकर मार डालेंगे। इतना खतरनाक शर्त सुनकर राजकुमारियां विवाह को तैयार हो गईं, मगर शर्त रखी कि हमारा विवाह हमारे राजमहल में होगा। तांत्रिक बहुत सतर्क था। बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम दोनों की शर्त मानने को विवश नहीं हो। तुम्हें मेरे साथ यही विवाह करना होगा। राजकुमारियां कोई चारा न देखकर तैयार हो गईं। उधर 3 दिन बीत जाने पर जब इकबाल और मक्खन घर नहीं लौटे तो मक्खन की मां ने इकबाल के कहे अनुसार उसकी पत्नी को खबर कर दी कि तुम्हारा पति किसी मुश्किल में है। सलमा यह खबर सुनकर अपने पति की खोज में नदी के तट पर चली गई। वह भी नदी में उतर गई। घड़ियाल ने उसे भी पकड़ लिया। उसे सवाल किया कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और मुक्त हो जाओ। स्त्री बोली कि यदि मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दे देती हो तो तुम मेरे पति से मिलवा दोगे। घड़ियाल बोला कि अवश्य, मैं मायावी घड़ियाल हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। तब सलमा ने कहा कि आप प्रश्न करो। घड़ियाल ने अपना प्रश्न दोहरा दिया कि वह कौन सी चीज है जो हमारे पास है परंतु हम उसे देख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न कि वह कौन सी किताब है जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि कौन वह पक्षी है जो एक डाली से उड़ जाने के बाद फिर उस डाली पर नहीं बैठता। तब सलमा ने बताया कि पहले प्रश्न का जवाब है हवा। वह हमारे आसपास है मगर हम उसे देख नहीं सकते। दूसरे का उत्तर है किस्मत। मनुष्य ना तो अपनी किस्मत की किताब में लिख सकता है और ना ही उसे मिटा सकता है। तीसरे का उत्तर है प्राण। प्राण ऐसा पक्षी है जो यदि एक बार उड़ जाए तो फिर वापस नहीं आता। घड़ियाल बोला कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, तुम्हें मैं तुम्हारे पति के पास पहुंचा देता हूं। घड़ियाल सलमा को उस स्थान पर छोड़ आया जहां तांत्रिक 2 राजकुमारियों के साथ विवाह करने जा रहा था। सलमा यह दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकी कि एक बूढ़ा तांत्रिक 2 सुकुमारी राजकुमारियों से विवाह करने जा रहा है जो अभी सयानी भी नहीं हुई है। उसने अपने पैर से चमड़े का चप्पल निकाल तांत्रिक के ऊपर उछाल दिया। चप्पल के स्पर्श होते ही तांत्रिक का हवन कुंड बुझ गया। सलमा को समझ आ गया कि शक्ति जा चुकी है, अब यह किसी का कुछ नहीं कर सकता। तब वह तांत्रिक से बोली कि तुम अपने खौलते कड़ाह में खुद बैठ जाओगे या हमें बैठाना पड़ेगा। तांत्रिक शक्तिहीन हो चुका था। वह जानता था कि 2 राजा एक साथ उस पर हमला करेंगे, इसलिए खुद कड़ाह में कूदकर मर गया। दोनों राजाओं का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने पूछा कि तू कौन है बेटी? तब सलमा ने अपना परिचय बताया। राजा गर्जन ने इकबाल को अपना मंत्री बना लिया। सलमा बोली कि महाराज, मेरा भाई भी इसमें बंदी है, आप मक्खन को भी मंत्री बनाइए। तब राजा शेखर बोला कि सभी को आप ही ले जाइएगा। अरे, एक को तो मेरे राज्य का मंत्री बनने का मौका दीजिए। सलमा बोली कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमारी राजकुमारियां ऐसे ही थोड़े रहेंगी, राजकुमार भी तो यहाँ मौजूद है। इस प्रकार सलमा के कहने से दोनों राजाओं ने अपनी राजकुमारियों का विवाह एक दूसरे के राजकुमारों से करा दिया। अपने अपने महल लौट गए। अब वे एक दूसरे के संबंधी बन चुके थे। दोस्तों, जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का प्यार और उनकी सलाह हमारे लिए अनमोल होती है। मेहनत और ईमानदारी से ही सुख मिलता है।
जो लोग मुसीबत में साथ दे वही सच्चे साथी होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी से विनती है कि KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें बुद्धि की शक्ति, साहस और वफादारी का अनोखा संगम है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो मंदबुद्धि था, लेकिन उसके पास था एक ऐसा मंत्री जिसकी चतुराई ने हर संकट को अवसर में बदल दिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती पर एक समृद्ध नगर बसा हुआ था जिसका नाम था रौनकगढ़। ये नगर अपनी समृद्धि और यहाँ रहने वाले लोगों की ईमानदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। रौनकगढ़ के निवासी बेहद मेहनती थे और बिना परिश्रम के एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं करते थे। पड़ोसी राज्यों में रौनकगढ़ की खूब चर्चा होती थी। इस नगर पर राज करते थे राजा महेंद्र सिंह। वे अत्यंत चतुर और बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके बल पर उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं को भी परास्त किया था। उनकी रानी का नाम कमलावती था और उनका एक पुत्र था जोखन सिंह। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, राजकुमार जोखन अपने पिता के बिल्कुल उलट थे। जहां राजा महेंद्र बुद्धि के धनी थे, वहीं राजकुमार जोखन मंदबुद्धि थे। इतना ही नहीं, उन्हें कभी कभी पागलपन के दौरे भी बढ़ते थे। ये बात राजा और रानी के लिए बहुत चिंता का विषय थी, लेकिन वे विधाता के इस फैसले को स्वीकार कर चुके थे। राजा महेंद्र के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था शिवसागर। वे अत्यंत ईमानदार, वफादार और सच्चे इंसान थे। कई बार उन्होंने राजा की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी। राजा महेंद्र उन्हें अपने छोटे भाई से कम नहीं समझते थे और उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन की बात है, राजा महेंद्र अपने दरबार में विराजमान थे। तभी दो किसान भागते हुए वहां पहुंचे। उनकी हालत बेहद खराब थी और वे घबराए हुए लग रहे थे। वे चिल्लाकर बोले, महाराज, हमें बचा लीजिए। आप हमारे राजा हैं, हम पर दया करें, वरना हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, पहले शांत हो जाओ। इस तरह घबराने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आराम से बैठो और अपनी पूरी बात बताओ। मैं तुम्हारा राजा हूं और राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। निःसंकोच अपनी व्यथा कहो। दोनों में से एक किसान ने कहा, महाराज, हम इसी नगर के निवासी हैं। हमारे घर रौनकगढ़ की सीमा पर बसे हैं। वहां से हमारा राज्य समाप्त होता है और पड़ोसी राज्य अजीबगढ़ शुरू होता है। महाराज, कल रात अजीबगढ़ के कुछ लोगों ने हमारे राज्य में घुसकर तलवार के बल पर हमारी गायें और बैल लूट लिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? तुमने कैसे पहचाना कि वे लुटेरे अजीबगढ़ के थे? क्या तुमने उन्हें पहले देखा था? किसान बोला, नहीं महाराज, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन जब वे लौटे तो अजीबगढ़ की दिशा में चले गए। और हाँ महाराज, वे आपको बहुत भद्दी गालियां भी दे रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारा राजा क्या कर लेगा, उसमें इतनी ताकत कहाँ है कि हमारे राज्य का सामना कर सके। राजा ने दृढ़ता से कहा, डरो मत भाइयों, मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आज रात मैं खुद पहरेदारी करूंगा। किसान ने विनती की, महाराज, हम पर दया करें। वे पशु ही हमारे जीवन का आधार थे। उन्हीं के सहारे हम अपने परिवार का पेट पालते थे। अब हम भूखे मर जाएंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। मैंने अभी अपनी पूरी बात नहीं कही। सुनो, तुम दोनों को अभी राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये तुम्हारे नुकसान की भरपाई होगी। इसे भीख मत समझना, बल्कि यह तुम्हारा हक है। फिर राजा ने मंत्री शिवसागर को आदेश दिया, मंत्री जी, तुरंत इन दोनों को धन दो और सम्मान के साथ विदा करो। उसके बाद मेरे कक्ष में आना। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों किसानों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया
और फिर राजा के कक्ष में पहुंचे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अजीबगढ़ के लोग हमारे नगर में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं? मंत्री शिवसागर बोले, महाराज, आप अजीबगढ़ के राजा साहुल मल को जानते हैं। वह बेहद धूर्त और चालबाज है। मैंने कई बार उसकी नीयत को समझा है। महाराज, उसकी बुरी नज़र हमेशा हमारे राज्य पर रहती है। वह हमारे राज्य को हड़पना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह हमारी बुद्धि का मुकाबला कर सके। महाराज, हमें सावधानी से काम लेना होगा। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी, हमें अपनी प्रजा को भयमुक्त रखना है। आप पूरे नगर में सैनिकों की व्यवस्था कर दीजिए ताकि कोई घुसपैठिया पकड़ा जाए। और हाँ, आज रात हम और आप मिलकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे। मंत्री बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रात हुई। राजा महेंद्र और मंत्री शिवसागर दोनों नगर में पहरेदारी के लिए निकल पड़े। राजा के पास एक अद्भुत तलवार थी। उस तलवार की खासियत यह थी कि उसे चलाना नहीं पड़ता था, बल्कि वह खुद ही शत्रुओं पर आक्रमण करती थी। राजा उस तलवार को सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर ही साथ लेकर चलते थे। आज मंत्री की सलाह पर राजा ने वह तलवार साथ ली थी। दोनों नगर की सीमा पर पहुंचे और एक झाड़ी में छिपकर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। अजीबगढ़ की तरफ से 2 आदमी सीमा पार करके रानकगढ़ में घुसे। मंत्री धीरे से बोले, महाराज, चोर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। राजा ने तुरंत कहा, यहां बैठे रहने से कैसे पकड़ेंगे? जल्दी से उनका पीछा करना होगा। दोनों चोरों का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर आगे जाते ही राजा के सैनिकों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। राजा और मंत्री भी वहां पहुंच गए। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें तुरंत राज दरबार में पेश करो, अभी इनकी सुनवाई होगी। चोरों को दरबार में लाया गया। राजा ने व्यंग्य से कहा, तुम महानुभावों, बताओ किस काम से पधारे हो हमारे नगर में? स्वागत है तुम्हारा। अगर सच बोल दिए तो तुम पर दया की जाएगी, नहीं तो सूली पर लटकाने में देर नहीं लगेगी। चोर घबराकर बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हुई है। हम चोर हैं और आपके पड़ोसी राज्य अजीबगढ़ के रहने वाले हैं। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम अजीबगढ़ के हो, इसीलिए अभी तक जीवित हो, नहीं तो हमारे नगर में चोरों को जीने नहीं देते। लेकिन बताओ, तुम्हारे नगर में चोरी करने की जगह नहीं मिली कि यहाँ चले आए? तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? चोर डरते हुए बोले, महाराज, हम स्वेच्छा से चोर नहीं हैं। हमारे राजा साहुल मल हमें जबरदस्ती आपके नगर में भेजते हैं चोरी करने के लिए। अगर हम नहीं जाते तो वह हमें सूली पर चढ़ा देते हैं। महाराज, आप ही बताइए, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? हम मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए यह काम करते हैं। राजा ने सोचते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? हो सकता है तुम उस राजा को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर कोई राजा चोरी क्यों करवाएगा? चोर ने विनती करते हुए कहा, महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि राजा साहुल मल आपके नगर को देखकर जलता रहता है। वह आपके राज्य को जल्द से जल्द हड़पना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए वह आपके नगर से चोरी करवाकर धन हड़पना चाहता है। महाराज, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमें 1 दिन का समय दे दीजिए। जहां हमें पकड़ा गया है, कल उसी जगह और चोर आएंगे। आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वे हमारी बात की पुष्टि नहीं करते तो आप हमें तुरंत सूली पर चढ़ा देना। राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। 1 दिन बीत गया। अगले दिन फिर से कुछ चोर पकड़े गए। राजा ने उनसे भी वही सवाल किए और उनका जवाब भी वही था। अब राजा को पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने चोरों को सूली पर नहीं चढ़ाया, बल्कि कारागार में बंद कर दिया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब बताइए, उस साहुल मल को कैसे समझाए कि उसके बस की बात नहीं है कि वह हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा सके? तभी राजकुमार जौखन, जो वहीं मौजूद थे, बोल पड़े, पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अभी उस साहुल को उसके महल में जाकर सबक सिखा देता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम भविष्य के राजा हो। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो प्रजा तुम्हारा बहिष्कार कर देगी। राजा बनने से पहले राजा जैसी सोच विकसित करनी पड़ती है। पहले मुझसे सीखो, फिर अपना विचार प्रकट करना।
राजकुमार चुप हो गए। मंत्री शिवसागर ने कहा, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हमें उसे जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन उचित समय का इंतजार करना होगा। हम इन चोरों के माध्यम से उस राजा को सबक सिखाएंगे, लेकिन अभी शांत रहना ही बुद्धिमानी है। राजा ने सहमति जताई। मंत्री जी, हम उस समय का इंतजार करेंगे। मुझे पता है आपने सोच समझकर ही यह बात कही होगी। इधर अजीबगढ़ में राजा साहुल मल अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनका एक गुप्तचर वहां पहुंचा। गुप्तचर ने कहा, महाराज की जय हो। साहुल मल ने पूछा, क्या समाचार लाए हो, जल्दी बताओ। गुप्तचर बोला, महाराज, बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके द्वारा रानकगढ़ में भेजे गए 4 चोर पकड़े गए हैं और उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया है। साहुल मल ने हंसकर कहा, इसमें खेद की क्या बात है, सिर्फ 4 लोग ही तो बंदी हुए हैं। हम दोबारा 10 और भेज देंगे। उस बूढ़ी महेंद्र को तो हम नाकों चने चबवा देंगे। दरअसल साहुल मल एक धूर्त और लालची राजा था। वह किसी भी तरह रानकगढ़ को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन राजा महेंद्र के मंत्री हमेशा अपनी चतुराई से हर युद्ध को टाल देते थे। कारण यह था कि साहुल मल के पास राजा महेंद्र से 4 गुना बड़ी सेना थी। इसी वजह से मंत्री युद्ध से बचकर बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। लेकिन राजा महेंद्र के पास एक सिद्ध संत से प्राप्त वह अद्भुत तलवार थी जिसका जिक्र पहले हो चुका है। गुप्तचर ने आगे कहा, महाराज, समस्या यह नहीं है। हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि राजा महेंद्र के पास एक अजीब तलवार है जो खुद शत्रुओं पर हमला करती है। उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहुल मल ने घमंड से कहा, तो क्या हुआ, उस तलवार से हमारा क्या बिगड़ेगा। हम कोई डरपोक नहीं है, हम योद्धा हैं। उस महेंद्र को तो पलक झपकते धूल चटा देंगे। ये सब उसने डराने के लिए अफवाह फैलाई होगी। तुम सेनापति से कहो कि सेना तैयार करे। हम कल ही रानकगढ़ पर अचानक हमला करने वाले हैं। अगले दिन साहुल मल अपनी विशाल सेना लेकर रानकगढ़ पर चढ़ाई करने आ गया। उसने अपने दूत से कहा, जाओ और उस कायर राजा महेंद्र से कहो कि युद्ध भूमि में आए और हमसे युद्ध करे। अगर उसमें साहस नहीं है तो आकर हमारे चरणों में गिर जाए। हम उसे अपना दास बना लेंगे। दूत राजा महेंद्र के दरबार में पहुंचा और बोला, राजा महेंद्र, मैं साहुल मल का दूत हूं। मैं आपको युद्ध भूमि में लड़ने की चुनौती देने आया हूं। अगर आप तुरंत हमारे राजा से युद्ध नहीं करेंगे तो आपका राज्य हम बलपूर्वक छीन लेंगे। अगर आप हमारे स्वामी साहुल मल के चरणों में गिर जाए तो वे आपको दास बनाकर अपने साथ रख लेंगे। राजा महेंद्र कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मंत्री शिवसागर बोल पड़े, दूत जी, आप अच्छी खबर लेकर आए हैं, लेकिन आपका राजा तो एकदम मूर्ख है। उसकी हैसियत ही क्या है कि वह हमारे राजा से युद्ध करे। आपके राजा के लिए तो इस राज्य का मंत्री ही काफी है। मैं अकेले ही बिना सेना के आपके पूरे राज्य को रौंद दूंगा। राजा ने मंत्री को संकेत किया और दोनों अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाकर राजा ने कहा, मंत्री जी, आपकी अक्ल ठिकाने पर है क्या? इस पागल राजा से युद्ध करने की क्या जरूरत है? आप शांति समझौता करा दीजिए और इस युद्ध को यही रोक दीजिए। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपके पास वह अद्भुत तलवार है, बस आप वह तलवार मुझे दे दीजिए। उस तलवार का प्रदर्शन देखकर ही साहुल मल की तो घिघी बंध जाएगी। महाराज, हर जगह झुकना भी अच्छी बात नहीं होती। सामने वाला व्यक्ति आपको कमजोर और लाचार समझने लगता है। राजा ने सोचकर कहा, जो आपको उचित लगे वैसा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। मंत्री तलवार लेकर चल पड़े। साहुल मल ने जब देखा कि मंत्री अकेले ही आ रहे हैं तो ठहाका लगाकर बोला, अरे मंत्री, क्यों अपनी जान गंवाने चले आए? कहाँ छिपा है महेंद्र को? उसे भेजो, हम उसके साथ युद्ध लड़ेंगे। मंत्री ने शांति से कहा, राजा साहुल मल, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैं युद्ध लड़ने आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये तलवार ही युद्ध लड़ेगी। मैं तो बस इसका तमाशा देखने आया हूँ। अभी तुम्हें प्रदर्शन दिखाता हूँ। मंत्री ने तलवार से कहा, तलवार, सामने जो पेड़ है उसके 4 टुकड़े करके लकड़ी की गठरी बना दो। आदेश सुनते ही तलवार ने झट से पेड़ को काट दिया और एक साफ सुथरी लकड़ी की गठरी बना दी। यह देखकर घमंडी राजा साहुल के माथे से पसीना टपकने लगा। उसके होश उड़ गए। मंत्री ने व्यंग्य से कहा, राजन, क्या अब भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो?
मेरे एक इशारे पर तुम्हारे राज्य और तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अरे, अपना भाग्य मनाओ कि हमारे राजा तुम्हें बच्चा समझते हैं। तुम उनके बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम पर रहम करते हैं। अगर तुम अपनी सेना लेकर यहां से तुरंत नहीं गए तो मैं तलवार को इशारा कर दूंगा। तलवार तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। राजा साहुलमल बकरे की तरह मुंह बनाकर तुरंत वहां से वापस लौट गया। मंत्री राजा के पास गए। राजा बहुत खुश थे कि बिना युद्ध लड़े ही मंत्री ने युद्ध जीत लिया। लेकिन इधर राजकुमार जोखन को जब यह बात पता चली तो वह बौखला गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप एक राजा हैं और कायर की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। मैंने सुना कि 2 कौड़ी का राजा साहुल आपके नगर पर चढ़ाई करने आया था और आप मंत्री को भेजकर खुद महल में छिपे रहे। महाराज, यह तो कायरता की निशानी है। आप अब बूढ़े हो चुके हैं। अब इस राज्य को एक नौजवान राजा की जरूरत है। आप मुझे गद्दी सौंप दीजिए। राजा को राजकुमार की बात दिल में लग गई। उन्हें लगा कि शायद राजकुमार सही कह रहा है। समय भी उचित था, वे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने तुरंत राजकुमार को गद्दी सौंप दी, लेकिन एक शर्त रखी। राजा ने कहा, तुम राजा अवश्य हो, लेकिन मंत्री पद शिवसागर का ही रहेगा। तुम्हें हर काम मंत्री के परामर्श से करना होगा। इस तरह समय का चक्र चलता रहा। 5 वर्ष बीत गए। राजकुमार अब राजा बन चुके थे और प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रख रहे थे। लेकिन उनके अंदर जन्मजात पागलपन के दौरे अभी भी पड़ते थे, जिससे कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। एक दिन अचानक राजा महेंद्र सिंह बुढ़ापे के कारण इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। राजकुमार जोखन बहुत दुखी हुए। उनकी मां तो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी और अब पिता भी चले गए। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तब मंत्री शिवसागर ने मोर्चा संभाला और राजा को बहुत समझाया बुझाया। धीरे धीरे समय के साथ राजा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए और अपना दुख भूल गए। कुछ समय बाद एक दिन एक स्त्री रोती हुई राजा जोखन सिंह के दरबार में आई। वह राजा से विलाप करते हुए बोली, महाराज, हमें बचा लीजिए। अब हम कहाँ जाएं, किसके सहारे जिए? राजा ने पूछा, देवी, आप कौन है और आपकी समस्या क्या है? जल्दी बताइए। स्त्री बोली, महाराज, मैं इसी नगर की रहने वाली हूँ। मैं एक लकड़हारे की पत्नी हूँ। महाराज, मेरे पति लकड़ी काटने के लिए हमारे नगर के उत्तर की ओर के जंगल में गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। जब वे नहीं लौटे तो मैंने अपने बेटे को उन्हें खोजने के लिए भेजा। लेकिन महाराज, 2 दिन हो गए, मेरा बेटा भी वापस नहीं आया। महाराज, मेरे पति और बेटे को किसी भी तरह बचा लीजिए, वरना मजबूरन मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा। आखिर मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? राजा ने आश्वासन देते हुए कहा, देवी, परेशान मत होइए। मैं अभी अपने सैनिक भेजकर आपके पति की खोज करवाता हूँ। हो सकता है वे जंगल में किसी बड़े पेड़ को काट रहे हो। आप घर जाइए। दरअसल राजा जोखन सिंह के राज्य के दक्षिण की ओर एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। उस जंगल में जो भी जाता वापस नहीं लौटता था। कहाँ चला जाता था यह किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि राज दरबार से जो गुप्तचर उस रहस्य का पता लगाने गए थे, वे भी कभी वापस नहीं आए। परेशान होकर मंत्री शिवसागर ने उस जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध से राज्य को बहुत नुकसान हो रहा था। हल, लकड़ी और औषधियां तो जंगल से ही मिलती थी, लेकिन जहां जान माल का नुकसान हो रहा हो वहां यह घाटा सहना ही था। राजा जोखन सिंह के राज्य में कोई और बड़ा जंगल नहीं था जहां से फल और औषधियां मिल सके। लकड़ी तो छोटे मोटे पेड़ों और झाड़ियों से मिल जाती थी, लेकिन फल और औषधियां दूसरे राज्यों से मनानी पड़ती थी। राज्य की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था, तो राजकोष घाटे में चलने लगा। किसानों की फसलों से उतना कर नहीं मिल पाता था कि राज्य के सैनिकों के वेतन की भी पूर्ति हो सके। मंत्री बहुत चिंतित थे। वे सोचते कि दक्षिण का जंगल ही हमारे राज्य के लिए वरदान है, लेकिन उसमें कौन ऐसा है जो इंसान का भक्षण कर रहा है? अवश्य ही कोई राक्षस रहता होगा। लेकिन जब तक यह पता नहीं चलता कि जंगल के नरभक्षी होने का रहस्य क्या है, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। एक दिन राजा जोखन सिंह ने मंत्री से शिकार पर जाने की बात कही। मंत्री शिवसागर ने राजा से विनती की, महाराज, आप दक्षिण के जंगल में शिकार करने मत जाइएगा। उस जंगल में अब तक जो भी गया वापस नहीं आया।
राजा अपने बूढ़े मंत्री का सम्मान करते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले और शिकार को चल दिए। वे आसपास के छोटे जंगलों में बहुत देर तक घूमते रहे, लेकिन वहां एक भी जीव जंतु नहीं था। तब राजा को अपने मंत्री पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने सोचा, ये मंत्री क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा था कि दक्षिण के जंगल में मत जाओ। आखिर राजा मैं हूं या मंत्री? आदेश मुझे देने चाहिए, लेकिन मेरे दरबार में तो मेरी चलती ही नहीं। ये मंत्री ही अपना सिक्का चला रहा है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, यहाँ तक कि कहाँ सोना है, सब मंत्री के आदेश पर निर्भर हो गया है। आज मैं दक्षिण के जंगल में जरूर जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मंत्री ने क्यों मना किया है। कहीं मंत्री मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। जब इंसान के साथ अनहोनी होने वाली होती है तो उसकी बंद बुद्धि भी खुल जाती है। मूर्ख भी उपदेशक बन जाता है। बुद्धि खुलने से इंसान या तो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है या फिर मुसीबत से निकल भी जाता है। राजा ने जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली। वे मंत्री शिवसागर की बात को दरकिनार करते हुए दक्षिण के जंगल में चले गए। जंगल घनघोर था, लेकिन उसमें भी कोई जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा था। उस जंगल में जगह जगह मनुष्यों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, जानवरों की हड्डियां बिखरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्यों की हड्डियां मिलना किसी खतरे की निशानी हो सकती है। राजा इधर उधर देखने लगे। उन्हें आभास होने लगा कि वे खतरे में फंस गए हैं। तभी अचानक एक भयानक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। राक्षस उस समय भूखा नहीं था, इसलिए राजा को मारकर नहीं खाया। उसने राजा को पकड़कर एक गुफा में ले गया और उसमें बने एक पत्थर के कैदखाने में बंद कर दिया। राक्षस ने राजा से कहा, आज तो मैंने भैंसा खाया है, अभी मेरा पेट काफी भरा हुआ है, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें नाश्ते में खाऊंगा। राजा का मांस खाए हुए मुझे युगों बीत गए हैं। ये कहकर राक्षस वहां से चला गया। शायद कहीं सोने चला गया, क्योंकि गुफा में उसके सोने लायक जगह नहीं थी। राजा समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने सोचा, मैंने मंत्री की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने अपने पिता के समान वृद्ध मंत्री पर विश्वास नहीं किया। शिव सागर जी जैसा वफादार मंत्री हर किसी राजा को नहीं मिलता। लेकिन अब क्या हो सकता है? राजा अपनी मौत को करीब देखकर रोने लगे। राजा की रोने की आवाज सुनकर एक स्त्री वहां आ गई। वह स्त्री राक्षस की मुंह बोली बहन थी। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उस स्त्री की भी एक विचित्र कहानी थी। एक बार राजा साहुल मल के पिता, जब वे अपने राज्य के राजा थे, तो अपनी ससुराल जा रहे थे। साथ में उनकी पत्नी और एक 5 साल की बच्ची थी। राजा ने संयोग से अपने पुत्र साहुल मल को साथ नहीं लिया था। राजा चलते चलते रास्ता भटक गए और दक्षिण के जंगल में चले गए। उन्हें नहीं पता था कि रानकगढ़ के दक्षिण के जंगल में राक्षस रहता है। राजा निश्चिंत होकर जंगल में जा रहे थे कि राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और बिना देर किए राजा और रानी को खा गया। लेकिन बच्ची को नहीं खाया। उसने सोचा, जब बड़ी हो जाएगी तब इसे खा लूंगा। वह बच्ची को अपने साथ ले गया। बच्ची तो एक दिन में बड़ी होने वाली नहीं थी। राक्षस उस बच्ची के साथ रहते रहते उससे प्यार करने लगा। उसने सोचा कि अकेले रहता हो, अगर इसे बहन मानकर साथ रखता हो तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। वह लड़की 5 साल की थी। उसे याद था कि इस राक्षस ने उसके माता पिता को खा लिया है और एक दिन उसे भी जरूर खाएगा। इस तरह राक्षस के साथ रहते रहते वह सयानी हो गई थी। जब राक्षस ने उसे बहन मान लिया था तो उसे नहीं मारा। वह उसके साथ रहती थी। अब वह 20 वर्ष की हो चुकी थी। जब उसने गुफा में किसी इंसान के रोने की आवाज सुनी तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी। वह उठकर गुफा में आई। उसने देखा कि एक राजा को राक्षस ने कैद कर रखा है। वह राजा से बोली, तुम एक राजा लगते हो, किस राज्य के राजा हो? राजा ने वहां स्त्री को देखकर रोना छोड़ दिया और आश्चर्य से उसे देखने लगे। उन्होंने सोचा, जंगल में यह स्त्री कैसे आ गई? मैं तो बुरी तरह फंसा हूं, यह भी आकर कैसे फंस गई? राजा ने कहा, देवी, आप कौन है और यहां कैसे? क्या आपको नहीं पता कि यह राक्षस की गुफा है? वह आपको मार डालेगा। स्त्री बोली, राजा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं राक्षस की बहन हूं। मुझे अब तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम मेरे भाई के हाथ कैसे लग गए। तुम इस जंगल में क्या करने आ गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि जंगल में राक्षस रहता है? राजा बोले, देवी, मुझे कुछ नहीं पता था।
मैं रानकगढ़ का राजा हूँ। मैं कभी भी दक्षिण के जंगल में नहीं आया था। मेरे मंत्री ने मुझे इधर आने से मना किया था, लेकिन मेरी तो मति मारी गई थी। लेकिन मैं यह आपसे क्यों कह रहा हूँ? आप भी तो राक्षस की बहन हो, मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। स्त्री बोली, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आज तक इससे पहले कोई आदमी नहीं देखा और मुझे आपको देखकर ही आपसे प्यार हो गया है। लेकिन मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती और न ही आपसे प्यार कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे मुंह बोले भाई को पता चल गया तो वह आपको तो मारेगा ही, मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने पूछा, तो क्या राक्षस तुम्हारा अपना भाई नहीं है? स्त्री ने दुख से कहा, नहीं, यह मेरा अपना भाई नहीं है। मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को खा लिया था, लेकिन मुझ पर दया करके 15 साल से पालन पोषण कर रहा है। ये मुझे अपनी बहन मानता है, मुझ पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन मैं इससे हमेशा डर कर रहती हूँ। लेकिन आपको देखकर मैं विचलित हो गई हूँ कि अगर यह मौका छोड़ दिया तो शायद जिंदगी में फिर ऐसा अवसर ना आए। लेकिन आपकी मदद किस तरह करूँ, ये समझ नहीं आ रहा। राजा ने कहा, देवी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना राक्षस ने तुम्हें मेरे पास देख लिया तो शायद तुम्हें भी मार डाले। स्त्री बोली, राजन, मैं आपको बंधन से मुक्त कर देती हूँ, आप भाग जाइए। राजा ने चिंता से कहा, अगर राक्षस को पता चल गया कि तुमने मुझे आजाद किया है तो तुम्हें मार डालेगा। स्त्री ने दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो करेगा, लेकिन यहां उसके साथ रहकर भी मैं कौन सा सुख भोग रही हूं? अरे, जीते जी मेरा विवाह तो करेगा नहीं। मैं घोट घोट कर राक्षस के चंगुल में फंसी हुई न मर पा रही हो न जी पा रही हो। तो अच्छा होगा कि किसी की भलाई करने में मेरी जान चली जाए। राजा ने तुरंत कहा, तो आप भी मेरे साथ यहां से भाग चलिए। मैं वादा करता हूं कि आपको रानी बना लूंगा। स्त्री ने सोचते हुए कहा, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे भागे जाने से भी समस्या कम नहीं होगी। राक्षस आपके राज्य को तबाह कर देगा, बेकसूर लोगों की हत्या करने लगेगा। मैं अब अपने स्तर से सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। स्त्री कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैंने विचार कर लिया है कि क्या करना है। आपके पास थोड़ी देर बाद आती हूँ। स्त्री चली गई। राजा सोचने लगे कि यह स्त्री मेरी क्या मदद कर सकती है। शायद फिर वापस भी ना आए। अब मेरी मौत तो निश्चित है। भोर होते ही राक्षस आएगा और मुझे मारकर खा जाएगा। राजा अभी यही सोच रहे थे कि स्त्री एक लोहे का भारी भरकम जूता और एक वक्राकार तलवार लेकर आ गई। उसने राजा के कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और बोली, राजा, अब आपको कोई भागने की जल्दी नहीं है, हम आराम से चलते हैं। राजा स्त्री के साथ वहां से भाग चले। वे बहुत डरे हुए थे कि यदि यहाँ राक्षस आ गया तो दोनों को मार डालेगा। स्त्री ने आश्वासन देते हुए कहा, राजा, आप घबराइए मत। राक्षस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह यहाँ तक आ ही नहीं सकता। राक्षस अब आज के बाद कभी शिकार भी नहीं कर पाएगा। हमारा और आपका संयोग था कि राक्षस आज अपना जूता निकालकर सोया था। राक्षस अपने जूते को कभी अपने से अलग नहीं करता था। यह लोहे का जूता है जो उसके जन्म के साथ ही पैदा हुआ है। राक्षस का पैर इतना मुलायम है कि जमीन पर पड़ ही नहीं सकता। इस जूते के सहारे ही वह चलता था और शिकार करता था। उसका हाथ भी पैर की तरह ही मुलायम है, तो तलवार के सहारे ही वह शिकार को मारकर खाता था। तलवार और जूते के बगैर राक्षस अपंग हो गया है। वह सामने पड़ा शिकार भी नहीं खा सकता। अब कुछ ही दिनों में भूख प्यास से मर जाएगा। मेरे माता पिता की हत्या का बदला पूरा हो जाएगा। राजा उस स्त्री को लेकर अपने राज्य लौट आए। मंत्री शिवसागर राजा के नहीं आने से बहुत चिंतित थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजा दक्षिण के जंगल में चले गए थे और एक स्त्री को राक्षस के चंगुल से आजाद कराकर लाए हैं, तो वे राहत की सांस लेने लगे। लेकिन फिर एक और बात पता चली जिससे मंत्री सोच में पड़ गए। वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी, बल्कि राजा साहुल मल की बहन थी। मंत्री ने सोचा, साहुल मल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, लेकिन पहले इस राजकुमारी का विवाह राजा से कराते हैं। उसके बाद हम साहुल मल को खबर करेंगे कि तुम्हारी बहन हमारे राज्य की महारानी है। अब तुम खुद अपनी बहन के राज्य पर बुरी नजर मत रखना। मंत्री ने राजा का विवाह राजकुमारी से करा दिया। राज्य के लोग अब डरते डरते ही सही दक्षिण के जंगल में जाने लगे थे। वहां से फल, लकड़ी
और औषधि की आपूर्ति होने लगी थी। कुछ दिन बाद एक लकड़हारे ने बताया कि जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस मरा पड़ा है, यानी बिना मारे ही राक्षस स्वयं मर गया। राजा बहुत खुश हुए। एक बड़ा दुश्मन मर चुका था, लेकिन साहुल मल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन मौका पाकर उसने राज्य पर चढ़ाई करने का कार्यक्रम बना दिया। गुप्तचर ने सूचना दी कि राजा साहुल मल राज्य पर चढ़ाई करने वाला है। तब मंत्री ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। वे रानी को लेकर सीमा के पास गए, जहां साहुल मल अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाए बैठा था। मंत्री शिवसागर साहुल मल के पास गए और बोले, आखिर आप हमारे ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहते हो? आपको चाहिए क्या? साहुल मल ने घमंड से कहा। राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए दूसरे राजा को अपने अधीन करते हैं और जीतने के बाद अपनी शान दिखाने के लिए उनकी रानियों को अपने महल में ले जाते हैं। मंत्री ने शांति से कहा, साहुल मल, हम बिना लड़े ही अपने राज्य की महारानी को तुम्हारे हवाले करते हैं। हम महारानी को अपने साथ लेकर आए हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुना है वर्षों पहले तुम्हारी एक बहन भी थी। वह तुम्हारे पिता और माता के साथ कहीं खो गई थी। अब वह बड़ी हो चुकी होगी, शायद किसी राज्य की महारानी हो, और उस स्थिति में तुम उस बहन को अपनी पत्नी बनाकर शान से अपने महल में कैसे ले जाओगे? साहुल मल ने हंसते हुए कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन अब जिंदा नहीं होगी। मंत्री ने चुनौती देते हुए पूछा, अगर जिंदा है तो तुम पहचान कैसे करोगे? साहुल मल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपनी बहन को अब भी पहचान लूंगा। उसके बाएं बाजू पर कमला नाम गुदा हुआ था। मैंने ही तो उसका गुदना गुदवाया था। मैं बहन के सामने आते ही पहचान लूंगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इस रानी को देख लो, शायद यह तो कहीं तुम्हारी बहन नहीं। साहुल मल ने हंसकर कहा, यह भला मेरी बहन कैसे हो सकती है? मंत्री ने कड़क आवाज में कहा, बेवकूफ राजा, यह तेरी बहन ही है। तू ठीक से देख ले, और तू जिस राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है उस राज्य की यह महारानी है। राजा साहुल मल ने स्त्री के बाजू को देखा तो शर्म के मारे गड़ गया। उसने रानी के लिए कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया था, लेकिन वह तो उसकी खुद की बहन निकली। मंत्री शिवसागर की चाल के आगे वह चारों खाने चित हो चुका था। वह अपनी बहन से माफी मांग रहा था और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे सैनिक कभी भी रौनकगढ़ की सीमा के आसपास भी नहीं आएंगे। बहन मेरे राज्य से जहां तक चाहे भूमि और जंगल ले सकती है। वह अपनी बहन से माता पिता की मृत्यु से लेकर राक्षस के कैद से आजाद होने तक की पूरी घटना सुनने लगा। वह राजा जोखन सिंह का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने उसकी बहन को रानी बना लिया है। वह अपनी बहन को अपने महल में आमंत्रित करके वापस लौट गया। मंत्री रानी के साथ अपने महल वापस लौट आए। ये जरूरी नहीं होता कि हर लड़ाई लड़कर ही जीती जाए। कुछ लड़ाइयां बुद्धि के बल पर जीती जाती है। हालांकि राजा जोखन सिंह कोई चतुर राजा नहीं थे। वे एक नंबर के बेवकूफ राजा थे। उनकी अक्ल कभी कभी ही खुलती थी तो कभी कभी वे बड़ी से बड़ी मूर्खता कर बैठते थे। एक बार मंत्री के साथ राज्य भ्रमण को निकले। घूमते घूमते शाम हो गई। जब वे वापस लौटे तो रात होने लगी थी। मंत्री ने निर्णय लिया, आज की रात हम यहीं किसी गांव में ठहर जाते हैं। मंत्री पास के एक गांव में गए और एक किसान के घर ठहरने के लिए आश्रय मांगा। भला कौन होता जो राजा को अपने यहां नहीं ठहराता। वह खुश था कि स्वयं राजा हमारे घर आए हैं। राजा और मंत्री वहीं ठहर गए। जिस घर में वे ठहरे थे उसके पड़ोस में एक बारात आई थी। गाजे बाजे की आवाज सुनकर राजा का मिजाज पागल हो गया। उन्होंने मंत्री से पूछा, यह आवाज कैसी है? मंत्री ने बताया, महाराज, पास के घर में विवाह है। बारात आई है तो विवाह के अवसर पर गाजे बाजे बजते हैं। राजा ने पूछा, उसमें क्या होता है? मंत्री ने समझाया, उसमें एक दूल्हा आता है, बाराती आते हैं, दूल्हा विवाह करता है और सुबह विवाह के बाद नई पत्नी को विदा कराकर साथ लेकर चला जाता है। राजा कुछ देर सोचने के बाद बोले, मंत्री जी, आप मेरे विवाह का भी प्रबंध कीजिए। मंत्री शिवसागर समझ गए कि राजा के ऊपर पागलपन का दौरा पड़ चुका है। वे मूर्खों वाली बात करने लगे हैं। भला शादीशुदा आदमी महल में रानी बैठी है और यह महानुभाव अब विवाह करेंगे? मंत्री ने समझाया, राजन, आपकी शादी हो चुकी है।
यहाँ सिर्फ अविवाहित लोगों का विवाह होता है। राजा ने जिद करते हुए कहा, मंत्री जी, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं आदेश देता हूं कि अब विवाहित लोगों का भी विवाह होगा और शुरुआत मुझसे होगी। आप जल्दी बंदोबस्त करो। मंत्री शिवसागर ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बच्चों की तरह जिद पर अड़ गए। अब मंत्री समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। यहाँ तो कहने भर की देरी है, सभी अपनी बेटी को रानी बनाने को तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिसकी बेटी की बारात आई है, वह भी बाराती को भगाकर अपनी बेटी राजा से ब्याहना चाहेगा। अब इस मूर्ख राजा को कैसे समझाए कि रानी एक ही भली है, सिर पर एक ही छोटी अच्छी लगती है। मंत्री ने बहुत विचार करने के बाद राजा से कहा, महाराज, मैं आपका विवाह तो करा दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी विवाह नहीं होता। 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आपको 1 सप्ताह तक यहीं ठहरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका विवाह हो पाएगा। राजा ने प्रसन्नता से कहा, कोई बात नहीं, हम 1 सप्ताह यही इंतजार कर लेंगे। मंत्री ने अपने साथ आए एक सैनिक को समझाया, तुम रानी के पास मेरा संदेश लेकर जाओ। चिट्ठी में मैंने रानी को लिख दिया है कि उन्हें क्या करना है। रानी पढ़ी लिखी नहीं है तो दासी से पढ़वा लेंगी। तुम रानी को 1-2 दिन में ही यहाँ लाने की कोशिश करना, बाकी की बातें सभी को बाद में पता चल ही जाएगी। सैनिक 2 दिन बाद ही रानी को साथ लेकर आ गया। मंत्री ने रानी को किसान के घर में ही रहने का प्रबंध कर दिया, फिर अपनी देखरेख में शादी की सारी तैयारी की। उसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है, आज रात ही आपका विवाह होगा। राजा ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी बात है, हम तैयार हैं। मंत्री जी, इसमें देर न करें। मंत्री ने रात में रानी के साथ राजा का विवाह करा दिया। सुबह रानी की डोली उठाकर कहार राजमहल की ओर चल पड़े। राजा के महल में कदम रखते ही उनका पागलपन का दौरा समाप्त हो गया। उन्हें ध्यान आया कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने तो दूसरा विवाह कर लिया, जबकि अपनी रानी को वचन दे चुका हो कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ये मुझसे क्या हो गया? मंत्री जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? राजा ने घबराकर कहा, मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? आपने मेरा विवाह क्यों करा दिया? जल्दी इस डोली को वापस भिजवाइए। मंत्री जी समझ गए कि राजा अब बिल्कुल ठीक है, उनका पागलपन दूर हो चुका है। मंत्री ने दृढ़ता से कहा, महाराज, हम इस डोली को फिर वापस नहीं भेज सकते। रानी के साथ आपका विवाह हुआ है, यह कोई खेल थोड़े है कि जब चाहे विवाह कर लिया और जब चाहे छोड़ दिया। अरे, आप एक राजा हैं, सारी प्रजा की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और आप ही गलत कार्य करने लगेंगे तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा? राजा ने विनती करते हुए कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं अपनी रानी को धोखा नहीं देना चाहता। मंत्री ने कड़े स्वर में कहा, अब तो आप धोखा दे चुके हैं। रानी के डर से महल में आकर पूंछ हिलाने से कोई फायदा नहीं। अब तो आपको इस रानी को रखना ही पड़ेगा। राजा ने दुखी होकर कहा, मंत्री जी, मेरी मजबूरी समझिए, मैं दूसरी रानी नहीं रख सकता। रानी ने जब देखा कि मंत्री जी राजा को और ज्यादा परेशान करेंगे, तो उन्होंने खुद अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया और राजा से बोली, महाराज, चाहे आप जितनी बार विवाह करें, लेकिन हर बार दुल्हन के रूप में डोली में मैं ही आऊंगी। आप चिंता न करें रानी, हर बार मैं ही रहूंगी। राजा ने रानी को डोली में देखकर बहुत लज्जित हुए, लेकिन मंत्री पर बहुत खुश थे। मंत्री जी ने उन्हें बचा लिया था। रानी को ही वहां बुलवाकर उनका विवाह फिर से रानी के साथ करा दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में वफादार और बुद्धिमान साथी का होना कितना महत्वपूर्ण है। मंत्री शिवसागर की तरह जो व्यक्ति सच्चाई और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाता है, वह हर संकट को अवसर में बदल सकता है। बुद्धि का सही उपयोग युद्ध से बेहतर समाधान देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।